हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th के अगले क्लास के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज देखिए आपके सामने सेट्स समुच्चय जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, इसमें जो है कुछ मैंने पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे लोग, और उसके बाद अब आगे जो हम लोग को पढ़ना है, यहाँ आज हम 4 चीज़ों पे चर्चा करेंगे। पहला है हमारा रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट के बारे में। तो चलिए हम यहाँ से आप लोगों को एकदम आराम से बताते चलते हैं। रिक्त समुच्चय, अंग्रेजी में इसको एम्प्टी सेट बोला जाता है। और आप लोगों को पता है रिक्त शब्द से ही समझ में आ रहा है, रिक्त का मतलब होता है खाली, जीरो, शून्य। तो इसका परिभाषा हम कैसे देंगे? वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। फिर से एक बार, वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय कहा जाता है। ठीक है, इसे हम लोग करते क्या है, फाई या केवल महिला कोष्टक, फाई या केवल महिला कोष्टक के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, इसको हम लोग शून्य समुच्चय, अंग्रेजी में इसे वॉइड सेट या नल सेट भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझिए कि आखिर ये एम्प्टी सेट होता क्या है। अब जैसे मान लिया जाए ए बराबर लिख दिया जाए, ये महिला कोष्टक लिख दिया गया। अब बताइए इसके अंदर कोई अवयव दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये आपका हो गया रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट हो गया। ठीक है, अगर हम ऐसा लिख दें, एक अगला समुच्चय हम यहाँ बी बराबर लिख दें, एक्स सच दैट एक्स एक विद्यार्थी है, एक विद्यार्थी है जो 10th एवं 11th दोनों में पढ़ता है। 10th एवं 11th दोनों में पढ़ता है। क्या ऐसा कोई विद्यार्थी हो सकता है जो 10th में भी हो और 11th भी हो? स्पष्ट है कि यह हमारा क्या होगा, रिक्त समुच्चय होगा। चलिए एक और थोड़ा सा एग्जांपल हम लिखते हैं। एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या ले लेते हैं। एक प्राकृत संख्या है जो 1 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। आप बताइए, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3 होता है ना, यह 1 और 2 लिख दिया गया है। 1 और 2 के बीच में क्या कोई प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 के बाद ही 2 आता है। और यहाँ बोला 1 से बड़ा और 2 से छोटा है, ऐसा कोई संख्या नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ऐसे अनेकों उदाहरण आपको मिल जाएंगे। मान लिया जाए कि अगर यहाँ ले लेते हैं कि एक संख्या है x, ये जो है ना, ये 5 से छोटा है लेकिन 7 से बड़ा है। अब आप बताइए, क्या ऐसा कोई संख्या है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? ऐसा कोई संख्या नहीं है। तो इस तरह के समुच्चय को हम लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय, मतलब जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। चलिए इसको शून्य समुच्चय कहते हैं। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में ये आएगा कि मान लिया जाए कि यहाँ महिला कोष्टक के अंदर कभी 0 दे दिया जाए, लिख दिया जाए ए बराबर महिला कोष्टक के अंदर 0 है, और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि क्या यह रिक्त समुच्चय है या नहीं है, क्या यह रिक्त समुच्चय है या नहीं है, तो उस टाइम आप क्या बोलिएगा? ये रिक्त समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ महिला कोष्टक के अंदर एक अवयव 0 है। आई बात समझ में ना? अगर 0 का मतलब एक अवयव इसमें दिया है, 0 नहीं होता तो रिक्त समुच्चय होता है। इज दैट क्लियर? अब चलिए दूसरा में हम आते हैं, परिमित समुच्चय। कौन समुच्चय? परिमित समुच्चय। परिमित, इसको अंग्रेजी में हम लोग फाइनाइट सेट्स बोलते हैं। एकदम आसानी से समझिए, वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना जा सकता है, जिसका अवयव परिमित हो, उसे परिमित समुच्चय कहते हैं। क्लियर? जैसे देखिए 1 2 3 4, इसको गिन दिए, कितने अवयव हैं जिसमें? 4 अवयव हैं, परिमित हो गया। अगला दे दिया जाए अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, वर्णमाला का स्वर कितना होगा जी? 5, गिन सकते हैं, परिमित है। स्वर हटा दिया जाए, पूरा लिख दिया जाए, अंग्रेजी वर्णमाला का कुल अक्षर 26 होता है। हिंदी वर्णमाला का कुल व्यंजन गिना जा सकता है ना, तो जिस समुच्चय के अवयवों को गिना जा सकता है उसे हम लोग परिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, यहाँ ये 3 नंबर में, ये हमारा 2 हो गया। तीसरा में आते हैं हम लोग,
अपरिमित समुच्चय। ठीक, इसका उल्टा वह समुच्चय जिसके अवयवों को गिना न जा सके, अर्थात जिसका अवयव अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। वह समुच्चय जिनके अवयवों को गिना न जा सके अर्थात अपरिमित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाता है। अब जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कहां तक जाएगा पता नहीं, इसको नहीं गिन सकते हम लोग, अपरिमित कहलाएगा। ठीक है, 2 4 6 8 ले लें, अपरिमित कहलाएगा। समझ गए? मतलब सीधी बात है कि जिसके अवयवों को हम नहीं गिन सकते हैं वो अपरिमित कहलाता है। अब चौथा है हमारा समान समुच्चय। इसको जरा सा समझिएगा। समान समुच्चय अंग्रेजी में इसको इक्वल सेट्स कहते हैं। समान का तात्पर्य हो गया, समान का तात्पर्य यह हुआ कि दो समुच्चय आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। कब? जब दोनों में अवयवों की संख्या समान हो। एक बात क्लियर हुआ? कहने का अर्थ यह हुआ कि अगर दो समुच्चय, यहां ए दिया है और यहां अगर आपका बी दिया हुआ है, ये ए और बी दो समुच्चय समान कब होंगे? जब ए और बी में अवयवों की संख्या समान हो। ये पहला शर्त हुआ। मतलब कि अगर 4 अवयव ए में हैं और बी में भी 4 ही अवयव हैं तो दोनों को समान कह सकते हैं। ये पहला शर्त हुआ। कब? जब वो चारों अवयव एक ही तरह के हो, चारों अवयव एक ही तरह के हो। मतलब कि 1 2 3 4 अगर यहां है, इसमें भी 1 2 3 4 ही हो, तब जाकर के ए बी के समान होगा। हाँ, एक चीज यहां क्लियर कर दूं कि उसमें हम क्रम का ध्यान नहीं देंगे। यहाँ 1 2 3 4 लाइन से है, इसमें 3 1 4 2 लिखा है, लेकिन ये दोनों समान कहे जाएंगे। इसमें भी कुल संख्या 4, इसमें भी कुल संख्या 4, और वही जो ए में है वही बी में है। आई बात समझ में? तब जाकर के इसको हम समान कहेंगे। दोनों शर्त बराबर होंगे। पहला संख्या समान और दूसरा सेम वही संख्या होना चाहिए। हाँ, उसके ऑर्डर पे ध्यान नहीं देंगे, उसके क्रम पे ध्यान नहीं देंगे, इधर उधर करके लिखा जा सकता है। अब मान लीजिए कि यहाँ एक सी ले लेते हैं और वहां हम लिख दे ए बी सी डी। 1 2 3 4 इसमें भी है ना, लेकिन इसमें जो 4 है यह ए या बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि संख्या तो 4 है लेकिन इन सब से भिन्न है, वही चीज नहीं है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा और आपको बताते हैं हम। इसको कभी कभी ऐसा होगा कि एक का संख्या दे देगा आपके सामने लिख के अलग अलग, दूसरे का गुण दर्शा देगा। जैसे अगर हम एक ले ले, C इज इक्वल टू ए ई आई ओ और यू, और दूसरा यहां डी के जगह पर लिख दे एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर। समझ गया ना? ए ई आई ओ यू जो यहां लिखा है वही चीज यहां भी है। क्लियर है? दोनों चीज बराबर है। यहां अलग अलग इसको क्या बोलते हैं, उसको सूचीबद्ध रूप में लिखा हुआ है, यहां समुच्चय निर्माण विधि में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एक द्विघात समीकरण के रूप में दे देगा। कैसे? अगर यहां लिख दे ई बराबर -2, और एफ बराबर कर दे यहां एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 का मूल तो आप इसका गुणनखंड करेंगे तो x का मान कितना आएगा? यही ना आएगा, -2 और 2। तो इस तरह से भी दे देगा, तो आपको देख लेना पड़ेगा कि दोनों चीज एक ही है। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय और समान समुच्चय। इन चारों के उपयोग के आधार पर हम एनसीईआरटी चैप्टर 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। यहाँ बोला है निम्नलिखित में से कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। 4 सवाल नीचे दिया गया है, इसमें से बताना है कौन रिक्त समुच्चय के उदाहरण है, कौन नहीं है। पहला बोला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। तो विषम प्राकृत संख्या क्या होता है? हम जानते हैं 1 3 5 7 ये सब, यानी कि वह संख्या जिसमें 2 से भाग न लगे वो विषम प्राकृत संख्या कहलाता है। यहाँ बोला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, तो एक भी विषम संख्या ऐसा नहीं है जिसमें 2 से भाग लग जाए, अर्थात यह जो हुआ वो रिक्त समुच्चय का उदाहरण हुआ, क्योंकि विषम प्राकृत संख्या में 2 से भाग नहीं लगेगा ऐसा एक भी संख्या नहीं है।
एक भी नहीं का मतलब एक भी अवयव नहीं है इस समुच्चय में, मतलब क्या होगा आपका, ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण हुआ। दूसरा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या, तो पहले अभाज्य संख्या है, उसके बाद सम बोला है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जिसमें स्वयं एवं एक के अतिरिक्त किसी से भाग न लगे, वो अभाज्य संख्या कहलाता है। ये शुरू कहां से होता है? तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये जाता है ना। अब इसमें हमको ये दो चीज पे ध्यान है, सम और अभाज्य। तो ये सब तो सब अभाज्य है, क्या इसमें कोई भी सम संख्या दिखाई दे रहा है? तो आप कहिए कि हाँ सर, दो सम संख्या है, तो मतलब कि एक अवयव तो मिल गया इसमें ना, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि दो सम भी है और अभाज्य भी है, तो ये रिक्त समुच्चय का एग्जाम्पल नहीं है। तीसरा सवाल देखिए, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है, उसके बाद शर्त क्या बोला है? एक्स 5, इसको बोलते हैं लेस देन, हिंदी में से छोटा का चिन्ह है ये। एक्स 5 से छोटा है और साथ ही साथ एक्स, यहाँ देखिए बड़ा का चिन्ह होता है, 7 से बड़ा है। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए और बताइए, क्या ऐसी कोई संख्या है क्या जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटा है और 7 से बड़ा है, अर्थात इस शर्त के हिसाब से एक भी अवयव नहीं है, इसलिए ये रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। अब देखिए यहां 4 नंबर में बोला है y such that y किन्हीं दो समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। आप बताइए समानांतर रेखा कहते किसको है? दो रेखाएं समानांतर कब होती है? तो दो रेखाएं समानांतर तभी होती है जब दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं है। जैसे मान लिया कि एक ये एल रेखा है और ये आपका एम रेखा है, इस एल रेखा को कहीं भी आप बढ़ा के लेके चले जाइए, एम रेखा को कहीं भी बढ़ा करके लेके चले जाइए, अगर ये समानांतर होगा तो इसके प्रत्येक बिंदु पर समान दूरी होंगी, अर्थात ये एक दूसरे को कभी काटेगा नहीं, मतलब कि ये ऐसे कभी नहीं हो सकता है। और जब तक काटेगा नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा नहीं। उभयनिष्ठ बोलते हैं वह बिंदु जो इसका भी हिस्सा हो और इसका भी हिस्सा हो। जैसे देखिए ये रेखा कटा ना, ये भी वहां से कटा, तो ये बिंदु दोनों रेखाओं में है ना, तो समानांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ बिंदु होता ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी बिंदु उभयनिष्ठ नहीं होगा, अर्थात यह भी क्या होगा? रिक्त समुच्चय का उदाहरण होगा। देखिए अब 2 नंबर सवाल, ठीक है। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। देखिए पहला क्या लिखा है? वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 गिना जा सकता है, इसलिए ये आपका क्या होगा? ये आपका परिमित समुच्चय है, ठीक है। आप इसको लिख सकते हैं, ये परिमित है, ठीक है, ये परिमित है। यहाँ देखिए 2 नंबर 1, 2, 3, डॉट 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 ऐसी है, कहाँ तक जाएगा? प्राकृतिक संख्या तो अनंत होता है ना, इसको हम नहीं गिन सकते हैं। डॉट डॉट का मतलब कहीं रुका नहीं है, रुक जाता तो परिमित हो जाता, रुका नहीं है, कहाँ तक आगे जाएगा, इसलिए इसको नहीं गिन सकते हैं। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा अपरिमित समुच्चय हो गया, ठीक है। 3 नंबर में देखिए 1, 2, 3 डॉट डॉट करके फिर 99 और 100 तक आगे रुक गया है। 100 तक रुक गया, मतलब कुल इसमें कितने अवयव है? 100 अवयव है, इसको गिन सकते हैं, इसलिए ये आपका क्या हो गया जी? परिमित हो गया। अब 4 नंबर देखिए, यहाँ 4 नंबर में बोला है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़ा, 100 से बड़ा तो अनंत तक जाएगा ना जी, उसको भी गिन पाना संभव नहीं है, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर बोला 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, 99 से जब छोटे अभाज्य पूर्णांक आप लेके जाइएगा तो अभाज्य कहाँ तक आएगा? 2 तक आएगा, इसको गिन सकते हैं ना 99 से छोटा, तो इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा परिमित समुच्चय, ठीक है। 3 नंबर सवाल है, 3 नंबर में भी आपको यही बताना है कि वो परिमित है या अपरिमित है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ बोला कि एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय। अगर आप मान लीजिए कि आपका ऐसे चतुर्थांश बना दिए, अब देखिए ये एक अक्ष है, अब एक अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय आप यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, खींचते जाइए, जितना होगा कहाँ तक लेके जाइएगा? अनंत तक लेके जाइएगा ना, ये गिन पाना संभव नहीं है, इसलिए भी आपका क्या होगा? ये आपका अपरिमित हो जाएगा ना, क्योंकि गिन नहीं सकते हैं, अपरिमित समुच्चय हो गई। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल कितने अक्षर होते हैं जी? 26 अक्षर होते हैं, मतलब गिना जा सकता है, तो ये आपका क्या हो गया? परिमित हो गया, ठीक है। 3 नंबर में उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज है। तो 5 का गुणज का मतलब हम लोग पढ़ा ही पढ़ते हैं 5 10 50 तक, उसके बाद फिर
55, 60, इस तरह से 5 से भाग लगने वाले संख्याओं में अनेकों है, अनगिनत है, अपरिमित है, तो ये भी किस श्रेणी में आ जाएगा जी? अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अब देखिए 4 नंबर सवाल, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये हम लोग इसको नहीं गिन सकते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट ऐसा बनाया गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और घर में जो क्या बोलते हैं, घर में भी जो मवेशियाँ हम लोग पालते हैं, और जनगणना के आधार पर उसको गिना जाता है। ठीक है। एक सर्वे के द्वारा ये पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग परिमित की श्रेणी में मानते हैं। ये हमारा क्या है जी? परिमित समुच्चय होगा। ठीक है। अब यहाँ आ गया 5 नंबर, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु तो आप लोग जैसे यहाँ मैंने दिखाया था कि ये देखिए चतुर्थांश से तो ये मूल बिंदु होता है ना। अब यहाँ से कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं? तो आप 0.1 सेंटीमीटर डायमीटर त्रिज्या लीजिएगा, रेडियस लीजिएगा, उसका वृत्त होगा। उससे ज्यादा लीजिएगा, ये वृत्त होगा। केंद्र यही रहेगा। ठीक है। त्रिज्या बढ़ाते चले जाएंगे, वृत्त की संख्या बढ़ती चली जाएगी, मतलब यहाँ भी वृत्त अनंत होंगे। ठीक है। इसलिए यह भी किसके श्रेणी में आएगा? अपरिमित समुच्चय के श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ 4 नंबर सवाल है, और यहाँ बोला है कि ए बी के बराबर है कि नहीं। मतलब कि यहाँ दिया गया है समुच्चय ए दिया है और बी दिया है, बोला निम्नलिखित में से किसमें से ए बी के बराबर है। तो समान समुच्चय के बारे में आपको पता है कि पहले तो उसका संख्या समान होना चाहिए, दूसरा दोनों में एक ही अवयव होना चाहिए। चलिए हम ए की बात करते हैं। तो इसमें 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अब देखा जाए कि जो इसमें है वो इसमें है कि नहीं है। ए इसमें है, ए है, बी है, बी है, सी है, सी है, डी है, यहाँ भी डी है। क्लियर हो गया कि दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि हाँ ए बराबर बी। ठीक है। ये वाला इसमें ए बी के बराबर है। 2 नंबर में आते हैं। ठीक है। ए में देखते हैं कितना होगा, 1 2 3 4। इसमें 1 2 3 4, यहाँ तो है 4 4 है, लेकिन क्या सेम है? 4 इसमें है, इसमें भी है, 8 इसमें है, इसमें भी है, 16 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन यहाँ देखिए इसमें 12 है, इसमें नहीं है 12, इसमें 18 है। इससे पता चला कि दूसरा नंबर सवाल में ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है। 3 नंबर में देखिए यहाँ 1 2 3 4 5। अब यहाँ बोला है इधर, तो अब ये बोल दिया x सब्जेक्ट x सम धन पूर्णांक है और x लेस देन इक्वल टू 10 के बराबर है। मतलब कि ये तो क्लियर आ रहा है कि ये सम संख्या है। ठीक है। 2 4 6 8 ये सभी सम संख्याएं हैं, 10 से छोटा है, और 10 भी शामिल कर लिया, मतलब 10 के बराबर भी है। इसी को यहाँ गुण प्रकटीकरण विधि में लिख दिया गया है कि x सब्जेक्ट x सम धन पूर्णांक है और x जो है 10 से छोटा है या उसके बराबर है। तो सम संख्या जब लिखिएगा 10 से छोटा लिखिएगा तो 2 लिखिएगा, 4 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 8 लिखिएगा। नीचे वाला इस चिन्ह का मतलब हो गया कि 10 के बराबर भी है, तो 10 भी लिख दीजिएगा। इस तरह से पता चला कि यहाँ पर ए बी के बराबर है। अब नीचे वाले में देखते हैं 4 नंबर में बोला कि ए दिया गया है एक सब्जेक्ट एक संख्या 10 का एक गुणज है। 10 का गुणज का मतलब 10 का पहाड़ा, 10 20 30 40 50 60 70 चले जाइए, जिसमें 10 से भाग लग जाए। ए वाला तो ये देख लिए। बी में देखते हैं, बी में क्या दिया है 10 15 25 ही 2 एक्स्ट्रा दे दिया। देखिए यहाँ पर इसे पता चल गया कि तो 10 के गुणज में नहीं ना आता है, 10 के पहाड़ा में 15 नहीं आएगा, 25 नहीं आएगा। इस तरह से क्लियर हो गया कि यहाँ ए बी के बराबर नहीं है। क्लियर। इसी तरह से आपका 5 नंबर सवाल है, इसमें भी बोला है कि कौन सा युग्म बराबर है वो आपको दिखाना है। तो यहाँ देखिए ए बराबर दिया है 2 3, ठीक है, और बी बराबर दिया है एक सब्जेक्ट एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 का हल। अब इसका हम गुणनखंड करके देखेंगे। ये द्विघात समीकरण है तो समझ में आया कि इसके 2 मूल होंगे। अब निकाल करके देखें क्या दोनों मूल 2 3 ही होगा, या अगर ये नहीं देख सकते हैं तो हम क्या करेंगे कि इसको इसमें रख के देख लेते हैं। अगर ये 0 कर देगा तो ये सही है। तो अगर x के जगह पर हम यहाँ 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ x के जगह पर 2 रखेंगे तो 5 दूना का 10 और प्लस 6 इजिकल टू 0। 6 4 10 और 10 10 20 हो गए, तो 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ए बी के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ। यहाँ देखिए 2 नंबर में ए बराबर दिया है एक सब्जेक्ट एक्स
शब्द फॉलो का एक अक्षर और बी बराबर दिया है शब्द उल्फ का एक अक्षर। यहां से क्लियर नहीं हो रहा है तो हम इसको पहले सूचीबद्ध रूप में लिख लेते हैं। फॉलो को अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एफ कॉमा ओ कॉमा एल कॉमा डब्ल्यू। एल 2 बार है, हम 2 बार नहीं लिखते हैं ना महिला कोष्टक में। ओ 2 बार है, हम 2 बार नहीं लिखते हैं, इस तरह से लिख दिया गया है। उल्फ का लिख करके देखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे, डब्ल्यू ओ एल एफ। अब क्लियर हुआ, इसमें 1 2 3 4 अक्षर, इसमें भी 1 2 3 4 अक्षर, डब्ल्यू इसमें भी है, इसमें भी है, ओ इसमें भी है, इसमें भी है, एल इसमें भी है, इसमें भी है, एफ यहां भी और यहां भी। इस तरह से पता चला कि यहां ए बी के बराबर है और यहां ए बी के बराबर नहीं है। क्लियर हुआ।